नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती को लेकर। रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती ज्यादा फायदेमंद है। आज खेती में रसायनों, यूरिया, कीटनाशक आदि का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। फल, सब्जियों, दूध आदि के जरिए इस मीठे जहर का असर लोगों की सेहत को चौपट कर रहा है। प्रदेश सरकार ने किसानों की खेती लागत घटाने, जहर मुक्त फसल उगाने तथा आय को दोगुना करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए योजनाएं बनाएगी। प्राकृतिक और रासायनिक फसलों के उपार्जन के लिए मंडियों में पृथक व्यवस्था भी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में आयोजित प्राकृतिक खेती के नाम से एक चौपाल कार्यक्रम को अद्भुत व प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि जिस प्रकार नमस्कार का असली महत्व कोविड के बाद समझ आया, ठीक इसी प्रकार प्राकृतिक खेती का विचार रासायनिक खेती के दुष्परिणामों के बाद आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती की बड़ी संभावना है। उन्होंने कृषि मंत्री से कहा कि प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए योजनाएं बनाएं, वे निश्चित रूप से इसे लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती से उत्पादित फसलों के उपार्जन के लिए मंडियों में दो तरह की व्यवस्था करने को कहा है, जिससे उत्पादित फसलों के उपभोग में कठिनाई न आए। प्राकृतिक खेती के अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रासायनिक खेती के दुष्परिणामों को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले 5 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती शुरू की थी, जिसमें पहले साल की तुलना में गुणात्मक रूप से ज्यादा फसल की पैदावार हुई है और वे लगातार प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, बल्कि बेहतर उत्पादन भी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने रासायनिक खेती के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताकर प्राकृतिक खेती अपनाने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती में अंतर भी बताया। भारतीय ज्ञान के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए गौपालन के लिए गौशालाएं बनाई जा रही है, जिसके उत्पाद से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती जीवन के लिए वरदान है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये एक बड़ा और सराहनीय पहल यहां पर शुरू करने जा रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्राकृतिक खेती को लेकर क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। और आप जैसे स्वनाम धन्य ऐसे विद्वानों के सानिध्य में संकल्प ले रहे हैं। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, हमारे बीच चदन सिंह कंसाना जी है। प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन की योजना बनाई है, निश्चित रूप से हम सरकार से अनाउंस करेंगे। मैंने आपको आग्रह पूर्वक इसीलिए बुलवाया था कि चदन सिंह कंसाना जी मूल तक खुद किसान आदमी है और खेती बाड़ी और इस सब चीजों बहुत अच्छे से उनके रुचि से करते हैं। और मैं मान के चलता हूं, जब ये पूरे समय जब भी कोई बैठेगा, विद्वान भी बैठे, लेकिन ऐसी सभा में अगर कृषि मंत्री भी बैठते हैं तो वो अपनी चीजों को समझाने समझने के लिए, और आप जैसे विद्वान के आने के बाद जब आपने प्रैक्टिकल करके दोनों चीज बताई कि आपकी स्वयं की खेती भी केमिकल की थी और आपने जो लाभ लिया और जिस ढंग से ये एक अभियान चला है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी संभावना है। क्योंकि बड़े पैमाने पे भी प्राकृतिक खेती पूरे देश में कहीं की जाती तो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती होती है। ये आंकड़ा अपने पास है। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले, तो उनको अपने जो मूल महत्व है उस तरह से वो जाना जाए। इस सारे प्रबंधन को करने के लिए आपकी मौजूदगी में हमने आपको आश्वस्त भी करते हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी, उसके लिए पूरी एक योजना तैयार की जाएगी, नीति बनाई जाएगी। चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। पदम सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी किसान मोर्चा से, आपका बहुत स्वागत है। वहीं प्रांत प्रचार प्रमुख किसान संघ राहुल धुज्जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और राज रघुवंशी कृषि विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल राज जी आपसे, जिस प्रकार से लगातार रासायनिक खेती की जा रही है और धीरे धीरे ये जो जहर घुल रहा है, लोगों के भीतर पहुंच रहा है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों या युवा हों, इन सभी के धीरे धीरे शरीर में अब कहीं ना कहीं ये रसायन की जो मात्रा है वो बढ़ रही है और उससे उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। कई क्षेत्रों से ऐसी खबरें आती हैं कि फसलों की जो खराब गुणवत्ता है उसके कारण अब कई प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन इससे इतर मध्य प्रदेश की सरकार एक नई पहल करने जा रही है। अब प्राकृतिक खेती को मध्य प्रदेश की सरकार बढ़ावा देगी और इसकी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा, और ऐसे में जो ये हानिकारक चीजें लोगों के जीवन में धीरे धीरे पहुंच रही थी, अब उनसे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। कैसे देखते हैं? अभिजीत जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और गवर्नमेंट का ये बहुत सही दिशा में कदम है।
क्योंकि आज की जो हम एक ट्रेंडिंग वर्ड्स में जैसे बात करते हैं ना, नीड ऑफ द आवर क्या है, तो हम जो अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं वो केवल भारतवर्ष ही नहीं है। हम देखें तो मैक्सिमम हमारी जो एग्री क्रॉप्स हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा राइस हो, हमारी पल्सेस हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, तो वहां पे भी हम देखें तो कई बार जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें इस चीजों को फेस करना पड़ता है कि आपके यहाँ पे इस तरह के जो केमिकल्स हैं वो कम हैं, ज्यादा हैं, या उसमें जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात की जाती है। तो मैं समझता हूँ अगर सरकार इसमें आके लोगों को प्रोत्साहित कर रही है तो नेचुरल है कि हम इस दिशा में काफी सही गति से आगे बढ़ेंगे। फार्मर्स को भी इसका बेनिफिट होगा। और एट द एंड जो आपने बोला कि जिस तरह से केमिकल हमारे अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, आर्ट फ्रूट वेजिटेबल कोई भी हम देखें, ग्रेन्स देखें, जिस तरह से हम केमिकल्स का उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत राइट टाइम है कि हम इतनी बड़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं तो हम इसको किस तरह से डाइवर्सिफाई करें। सीएम महोदय ने भी जो बोला कि मंडी के अंदर हम 2 तरह की व्यवस्थाएं करेंगे, तो जो अभी नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो फार्मर्स कर रहे हैं उन्हें इससे उत्साह मिलेगा कि हम इस तरह की खेती को और बढ़ाएं। जी राजी, आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। किसान जो है वो अपनी खेती करते हैं, लेकिन किसान कहीं ना कहीं अब खेती को मुनाफे का धंधा भी बनाना चाह रहे हैं। हालांकि सरकार भी चाहती है किसानों की आय दोगुनी हो, वो भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन किसानों को फायदा नजर आता है कि जब वे रासायनिक और ये डीएपी, यूरिया, तमाम सारी जो ऐसी खाद है, जो केमिकल युक्त खाद है, उनका उपयोग करते हैं तो उनकी पैदावार बढ़ जाती है। तो क्या वे इससे हट करके पारंपरिक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे? कितना ये कदम चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए, चुनौतियां तो इसमें बहुत आएंगी अभिजीत जी, लेकिन ये जो मैंने बोला ना, नीड ऑफ द आवर है, आपको करना पड़ेगा। अभी फार्मर्स को कुछ वजह से उसकी जो है प्रोडक्शन कम आती है जब वो ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग पे जाता है, तो उसे प्राइसिंग को लेके भी इश्यूज आते हैं और उसका प्रोडक्शन भी कम होता है। तो यहाँ पे जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मंडी में 2 तरह से हम उसको सेपरेट कर देंगे, एक हमारा नेचुरल फार्मिंग का प्रोडक्ट होगा, एक हमारा इसका केमिकल का होगा, तो मुझे लगता है जनता में इतनी समझ है, वो नेचुरल और ऑर्गेनिक की तरफ भी जाएगी। तो उससे जो आप जिस विषय पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि फार्मर्स के लिए बेनिफिटेड नहीं होगा, तो जिस तरह से केमिकल फार्मिंग जो है उससे ज्यादा प्रोडक्शन ऑर्गेनिक और नेचुरल में भी आ सकते हैं। तो अभी जस्ट उसमें जो हम बोलते हैं ना कि एक दूसरे को फॉलो अप करने के चक्कर में हम मतलब एक दूसरे के पीछे केवल फॉलो अप किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ जो लोग हैं, जैसे सीएम महोदय ने आज जबलपुर में भी कल जो प्रोग्राम को संबोधित किया, तो नेचुरल है, भले मुट्ठी भर लोग हों, लेकिन आज वो सीरियस हैं कि हम हमारे देश और दुनिया के लोगों को सही तरह से अनाज हम प्रोड्यूस करके दें, सही क्वालिटी का दें, सही गुणवत्ता का दें, जिससे कि जो डिसीज के खतरे हैं कि जिस तरह से आप केमिकल फार्मिंग में जाते हैं तो एन नंबर ऑफ डिसीज हैं जिसके आप शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल, और तो किसी भी वहां काम को पे मूर्त रूप देने इकोनॉमी के को लिए एक उसकी बहुत बड़ा शुरुआत इशू करना बड़ा जरूरी होता है। एग्जैक्टली सर। राहुल जी, जिस प्रकार से लगातार ये जो रासायनिक खेती हम सब के बीच में पहुंच चुकी है, यानी कि कोई भी किसान हो बिना रसायनों के अपनी खेती की पैदावार नहीं करता है, चाहे फल हो, सब्जी हो या फिर दालें हो, तमाम सारी जो भी फसलें होती हैं उन सभी में कहीं ना कहीं दवाइयां मिलाई जाती हैं, जो कि हमारे जीवन में धीरे धीरे जहर घोल रही हैं। और इन सब चीज़ों के कारण कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चों में कई प्रकार की गंभीर बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार एक सराहनीय पहल करने जा रही है, और उसी पहल को मूर्त रूप देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस पूरी खेती को लेकर, यानी कि प्राकृतिक खेती जैविक खाद के जरिए जब ये की जाएगी तो इसके लिए एक पूरी योजना बनाई जाए। लेकिन जब हम जैविक खेती की ओर देखते हैं, यानी कि जैविक खाद की ओर देखते हैं, तो इसकी जो लागत होती है वो कुछ ज्यादा आती है रासायनिक जो खाद है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो। राहुल जी, आप आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। हाँ जी राहुल जी। अभिजीत जी, जैसा कि हम ये आज की वर्तमान की परिस्थितियों की एक अति आवश्यक चीज हो चुकी है प्राकृतिक खेती किसानों के लिए करना, और हम इस बात का मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्राकृतिक खेती की ओर एक पहल मंडी के माध्यम से प्रारंभ की है। देखिए अभिजीत जी, ये निश्चित रूप से एक बड़ी गंभीर समस्या अपने देश में बन चुकी है। ये अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए किसानों द्वारा अधिक से अधिक कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक है। इसके 2 तरीके के नुकसान देखने में आ रहे हैं। एक तो भूमि जो है, भूमि की उर्वरक क्षमता और जो बांझपन है, दोनों डिस्टर्ब होता जा रहा है। भूमि बांझ होती जा रही है, पानी सोखने की क्षमता खत्म होती जा रही है। दूसरा, ये केमिकल जो खेतों में डाला जाता है किसानों के द्वारा, ये धीरे धीरे मिट्टी में बैठ कर मिट्टी के माध्यम से अनाज में आने लगा उसका तत्व, और उसकी वजह से जो हम लोग अनाज खाते हैं उससे शरीर में भी उसके कई दुष्परिणाम देखने को मिले हैं, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, आने वाली पीढ़ी को नुकसान कर सकते हैं।
निश्चित रूप से सरकार ने पहल की है। लेकिन अभिजीत जी, मैं इसमें आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा इस आपके मंच के माध्यम से। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, निश्चित रूप से आप जी ने जो बताया कि ये प्रारंभिक दृष्टि में बहुत कठिन काम है पूरे संपूर्ण किसान समाज को जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाए। इसमें सरकार की सोच पर निर्भर करता है कि किसानों को किस तरीके से वो प्राकृतिक खेती करने के लिए आगे ला सकता है। इसमें सरकार को दो चीजों में विशेष रूप से काम करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये कि सरकार को अच्छे प्रकार के प्राकृतिक उत्पाद, प्राकृतिक जो जिसको कीटनाशक का उत्पादन करने की कंपनियों को कहना पड़ेगा, ताकि किसानों को जो अपने प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनको प्राकृतिक जो कीटनाशक है, दूसरे टॉनिक वगैरह है, वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। दूसरा, किसान जो प्राकृतिक उत्पादन कर रहा है, अक्सर देखने में आया कि उसको उसके खरीदार नहीं मिलते, उसको रेट नहीं मिलता मार्केट में। और जब रेट नहीं मिलता तो किसान धीरे से उसको बंद करके वापस रासायनिक खेती की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो सरकार को इस चीज को भी गंभीरता से विचार करना होगा। जैसा कि आज सरकार ने अभी कल घोषणा की है कि हम मंडियों में व्यवस्था कराएंगे। मेरा एक सुझाव और है इसमें कि अगर सरकार मंडियों से एक कदम आगे जाकर सरकार जिन क्रॉपों का समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है, उन्हीं क्रॉपों के साथ प्राकृतिक अनाजों का भी समर्थन मूल्य घोषित करके उनकी भी खरीदारी सरकार खुद सुनिश्चित करे, तो निश्चित रूप से सरकार का प्रयास सफल दिखाई देगा और किसानों को इसका लाभ धरातल पे भी मिलेगा। जी राहुल जी, खाद जो है वो कई तरीके से बनाई जाती है। आजकल कई विधियां आ गई हैं जो जैविक खाद बनाई जाती है, उसमें एक प्रॉम विधि है, साथ ही वर्मी कंपोस्ट से खाद बनाई जाती है, कंपोस्ट खाद भी होती है। कंपोस्ट खाद की अगर हम बात करें तो 100 किलो गोबर से करीब 3000 किलो तक जो है वो खाद बनाई जा सकती है। लेकिन वहीं अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें जो कि 100% नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, उसमें करीब 100 किलो गोबर की खाद से सिर्फ 1 किलो खाद उसमें बन पाती है। तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा लागत वाली बात हो जाएगी फिर। निश्चित रूप से देखिए, अभिजीत जी, किसान प्राकृतिक खेती से जो पीछे हट जाता है ना, उसके पीछे यही वजह है कि सबसे पहली चीज तो जो प्राकृतिक खाद बनाने की जो प्रोसेस है तो किसानों के लिए बहुत कठिन हो जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, किसान के पास आजकल समय है। खेती किसानी में आजकल इतना तकनीकों का उपयोग होने लगा है, लेबर की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से हो पाती है। तो किसान अपना पूरा ध्यान खेती के उत्पादन पर ध्यान देता है, ये दूसरी चीजें बनाने में ज्यादा ध्यान दे नहीं पाता है। तो सरकार को प्राथमिक दृष्टि से इन चीजों को सरकार को आगे प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जैसे वर्मी कंपोस्ट है, जैविक खाद वगैरह है, सरकार को इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों को बढ़ावा देना पड़ेगा। सरकार को आगे आके इनकी यूनिटें लगवाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन होगा और मार्केट में उसके रेट अच्छे होंगे, मार्केट में किसानों को सस्ती चीजें उपलब्ध होगी, तो जाहिर तौर पर निश्चित रूप से इसमें मैं एक बात और राहुल जी जोड़ना चाहूंगा। मुख्यमंत्री की सोच को अगर हम समझें तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जब जैविक खेती की ओर हम बढ़ेंगे, जैविक खाद हम बनाएंगे, प्राकृतिक खेती की ओर हम बढ़ेंगे, तो उसमें खाद तो गोबर से ही बनाई जाएगी और गोबर जो है वो पशुपालन के बाद आएगा। यानी कि अब सरकार ने ये भी योजना बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गौशाला है वो बनाई जाए, लोग गौपालन कहाँ करें, गौवंश को अपने घर में पालें। तो जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा गायों का पालन करेंगे, गौशालाएं बनेंगी, तो जो ये सड़क पर निराश्रित पशु घूमते हैं इनको भी एक सहारा मिल जाएगा और उन गायों को संरक्षण देने वाले लोगों को भी अब खाद बनाने के लिए जो गोबर होगा उसका कहीं ना कहीं अब वे उपयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर रोजगार भी बढ़ते हुए नजर आएंगे अब तो। बिल्कुल निश्चित रूप से खेती, जैविक खेती या प्राकृतिक खेती जो है, बिना गोवंश के हमारा विचार करना थोड़ा कठिन हो जाता है। गोवंश की आवश्यकता हमेशा रहेगी। अगर सरकार इस चीज को प्रोत्साहित करती है, निश्चित रूप से किसान गोवंश को भी पालेगा, गोवंश संवर्धन भी करेगा और गोवंश के माध्यम से किसानों को डबल मुनाफा भी होगा, क्योंकि जब गोवंश पालेगा तो उसका गोबर का उपयोग खाद बनाने में भी करेगा और दूसरा उसके दुग्ध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की जो स्थिति है वो भी बहुत सुधार आएगा, किसान की आय भी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पशुपालन और प्राकृतिक खेती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सरकार अगर एक चीज को प्रमोट करे, दूसरी अपने आप बढ़ेगी और दूसरी को प्रमोट करती तो पहले अपने आप बढ़ेगी। निश्चित रूप से सरकार के सहारा नहीं कहेंगे, सरकार को ध्यान इसमें थोड़ा गंभीरता से और जल्दी से जल्दी अच्छे निर्णय लेने चाहिए। बिल्कुल। पदम जी, किसी भी देश के लिए या किसी भी प्रदेश के लिए उसके लोगों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वे स्वस्थ रहेंगे तो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने उस प्रदेश के विकास में सहभागिता कर पाएंगे, देश के विकास में अपनी सहभागिता निभा पाएंगे। इसीलिए लोगों का स्वस्थ रहना बड़ा ज़रूरी है और स्वस्थ लोग तभी रह पाएंगे जब उनका खान पान बड़ा शुद्ध होगा। और इसी खान पान को ध्यान में रखते हुए अब जैविक खाद और प्राकृतिक खेती की ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कदम बढ़ाया है और ये तमाम बातें कही है उन्होंने कि अब लोगों को शुद्ध खान पान
खान पान मिले, रसायन से दूर जाएं, रासायनिक खेती से दूर होकर के हम जैविक खेती की ओर बढ़ें, जैविक खाद की ओर बढ़ें। लेकिन ये मुख्यमंत्री ने जो पहल की शुरुआत करी है, जो बात उन्होंने कही है, ये बड़ी सराहनीय योग्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान कई सालों से, कई दशकों से रासायनिक खेती पर अब निर्भर हो गए हैं, तो उनको इस प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना कितना बड़ा चैलेंज होगा और कैसे उनको फिर इस ओर वापस लाया जाएगा, इसके लिए कितनी जागरूकता की जरूरत है? जी धन्यवाद। आज की इस परिचर्चा में वास्तव में ये बहुत ज्वलंत विषय है हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। इसके लिए चूंकि प्राकृतिक खेती कोई नई पद्धति नहीं है। प्राचीन काल से मानव की उत्पत्ति के समय से, जब से मानव इस पृथ्वी पर आया होगा, तब से प्राकृतिक खेती की ही प्रारंभ हुई। हुआ आजादी के बाद है, हरित क्रांति के रूप में शामिल हुए के कारण है हमने जो है विदेश से आयात करके केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग है अपनी खेती में प्रारंभ किया और खाद्यान्न में तो मातबर हो गए, पर खाद्यान्न की गुणवत्ता की ओर हमने ध्यान नहीं दिया। पर समय समय समझ में आया कि केमिकल फार्मिंग से हमारी सॉइल का स्टेटस खराब हो रहा है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और मानव स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो इसके दुष्परिणाम हमारे सामने आए, तो सरकार सचेत हुई और जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि के विद्वान हैं, उन्होंने इस बात की पहल की और सरकार समय पर जी 15-16 में जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी थी, उसके माध्यम से महिलाओं के और किसानों के 50-50 फार्मर्स के सरकार ने समूह बनाए थे और समूह में एक पीजीएस स्कीम थी, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। उसके अंतर्गत जैविक खेती प्रारंभ की गई थी और उन समूह ने अपने उत्पाद भी जो है प्रारंभ किए थे और वो थोड़ा सा शिथिल हुआ है। शिथिल होने के अन्य कारण है किसानों में जागरूकता का अभाव है। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में क्योंकि किसानों को इसके प्रति प्रेरित करना और जागृत करना असंभव तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत वाला है। जैसा कि राहुल जी भाई साहब बता रहे थे कि किसान को कृषि जो इनपुट्स होता है वो रेडीमेड चाहिए। उसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो इनपुट्स होता है वो उसको बनाने में बड़ा प्रोसीजर लंबी है, महीनों में। जैसे सपोज कर लो हमको कीटनाशक बनाते हैं, नीम की पत्ती से और गौमूत्र से कीटनाशक बनाने का काम करते हैं, तो उसको बनाने में 1 माह लगता है। यदि 1 माह तक हमारी फसल खेत में उगी हुई है, लगी हुई है, यदि कोई इंसेक्ट अटैक करता है 1 माह में तो वो पूरा इंसेक्ट खत्म कर देगा। तो इसके लिए ऐसी कोई क्रॉपिंग पैटर्न हम लोगों को बनाना पड़ेगा, हम लोगों को चलाना पड़ेगा कि जो फसल हम खेत में लगा रहे हैं उस फसल में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं और उन इंसेक्ट को या डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन से ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं। इसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी और इसके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के माध्यम से विगत जो है 1.5-2 वर्ष पहले हमने एक अभियान चलाया था प्राकृतिक खेती गौ संवर्धन पर, और काफी हमने जहां गांव में ग्राम पंचायतों में संगोष्ठियां की, उन संगोष्ठियों के माध्यम से लगभग जो है 5000 किसानों का रिकॉर्ड मेरे पास है जिन्होंने जैविक खेती प्रारंभ की। और हमने किसानों से ये निवेदन किया, यदि आपकी 5 एकड़ भूमि है तो 5 एकड़ भूमि में पूरी में नहीं करना, 25 डेसिमल भूमि में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करना है और उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। सरकार ने प्रत्यक्ष मंडी मार्केटिंग की व्यवस्था भी की है और किसान इसके लिए प्रेरित हो रहा है। जो महत्वपूर्ण बात है वो गोपालन की है, जैसा कि विदाउट जो है हमारे पास मवेशी नहीं होगी, गोवंश नहीं होगा तो हम प्राकृतिक खेती की बात करना निरंक है, शून्य है। इसलिए गोपालन और प्राकृतिक खेती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि प्राकृतिक खेती करनी होगी तो पहले गोपालन करना जरूरी है। जी, गोपालन जरूरी है। तो गोपालन जरूरी है, जिसके बाद ही प्राकृतिक खेती को की ओर देखा जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है वो आती है खाद को लेकर, क्योंकि खाद बनती है गोबर से और गोबर से ही खाद बनाने की जो विधि है, हालांकि वो बड़ी एक लंबी विधि है। लेकिन अभी मैं पदम जी आपकी बात को और आगे बढ़ाना चाहूँगा। अभी आप कह रहे थे कि ये एक पूरा बड़ा लंबी प्रोसेस होती है, इसमें करीब 1 महीने का समय लग जाता है यदि हम जो है वो जैविक कीटनाशक बनाते हैं। लेकिन पहले हम देखते थे कि जड़ी बूटियों से आयुर्वेद में इलाज हुआ करता था। जड़ी बूटी वैद्य आते थे, जड़ी बूटी बनाते थे, लंबी उसमें कई मतलब प्रोसेस उसकी जो थी वो बड़ी हुआ करती थी। लेकिन आज हमारे देश में आयुर्वेद ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब जो है वो उन जड़ी बूटियों का सिरप आने लगा है और वो कहीं पर भी आपको आयुर्वेद की दुकान पर उपलब्ध हो जाता है। गोलियां मिलने लगी हैं आयुर्वेद की,
तमाम सारी उसमें जड़ी बूटी मिली हुई होती है। तो क्या इसी तरह की पद्धति अब इसमें भी देखने को मिलेगी हमें, जैविक खाद के उसमें भी? लेकिन उसके लिए अगर ये पूरी पद्धति बनाई जाए, ये पूरे प्रयास किए जाए, तो फिर उसमें कितना समय लगेगा? हालांकि उसमें भी सरकार को कहीं ना कहीं सहयोग देने की आवश्यकता जरूर होगी। निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार केमिकल इंडस्ट्री, एग्रो केमिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एग्रो केमिकल इंडस्ट्री स्थापित हो रही है, और वो केमिकल बनाए जाते हैं जिनका उपयोग कृषि में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो उसी प्रकार से एग्रो केमिकल के स्थान पर जो है ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को स्थापित करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में कौन कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें जो है बनेगा, और उस ऑर्गेनिक मटेरियल का हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में उपयोग करेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा कि हर किसान को रेडीमेड ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा। वो दवाई भी कम कीमत में देखने में आता है। ऑर्गेनिक मटेरियल के नाम पर बाजार में लूट मची है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम पर लूट मची है कि ऑर्गेनिक उपभोक्ता भी अभी देश का ये नहीं समझ पा रहा कि ये वास्तव में ऑर्गेनिक है कि नहीं। ये भी बड़ी भ्रम की जो उपभोक्ता के पास सही मटेरियल नहीं होता इसलिए उसका दाम नहीं मिलता, जबकि ऑर्गेनिक मटेरियल को उपभोक्ता अच्छी कीमत में खरीदने के लिए तैयार है। जी राजीव, अभी जिस प्रकार से ये पूरी चर्चा चल रही है और सबसे बड़ी बात इसमें आ रही है समय को लेकर, समय का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि किसानों को अगर समय पर खाद मिले, समय पर उनको बीज उपलब्ध हो जाए तो उनकी जो फसलें हैं, उनकी जो आशाएं हैं खेती को लेकर, वे पूरी हो जाती हैं। अभी तो ये समय है कि उनको अगर वे जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं, यानी कि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते हैं, तो उनको खाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती। लेकिन इसमें एक बात और ये निकल कर भी सामने आती है कि इसमें जो पानी लगता है, यानी कि सिंचाई जो फसलों की होती है, इसमें पानी कम देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लागत ज़्यादा लगती है तो फिर इन जो फसलों, जब ये फसलें इनका उपार्जन होता है तो इनको जब वो फसल बेचेंगे तो उसमें भी ज़्यादा दाम में फिर ये बिकती है। तो इस ओर आखिर किसानों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? सर देखिए, एक्चुअल क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग है, ये एक लिविंग पैटर्न है। मतलब हमें किस तरह से लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना चाहिए। बट हम जो देखें पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में हम लोग जो हैं वो 2020 मैच वाले फॉर्मेट में है। सारा का सारा जो फोकस है वो मतलब हाउ टू अर्न मनी और क्या रातों रात करोड़पति होना। तो ओवरऑल हमारी अगर हम जैविक और नेचुरल की बात करें तो वही फार्मर या वही आदमी इस पे जाएगा जिसका एक जीने का तरीका डिफरेंट है, कि उसके घर में गौ हो, तुलसी हो, उसके घर में जड़ी बूटियां हो। पहले हम अगर देखें तो जैसे अभी जड़ी बूटी वाटिका की भी बात होती है, पहले ये सब हमारे घर में चीजें होती थी पीछे, जिसको हम आंगन बोलते हैं, उसमें कि जो भी घर के अगर आयुर्वेदिक इलाज की भी जैसे आपने बात की तो सर्दी खांसी जुकाम छोटे मोटे इलाज तो हम मतलब वो घर की बगिया से ही सॉल्व हो जाते थे। तो उसका रीजन ये था कि सारा का सारा जो मटेरियल था हमारा ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक क्यों था कि हमारे घर में पहले ही गाय थी। गाय यानी आप समझ लीजिए एक तरह से वही केमिकल की फैक्ट्री, आप जो फैक्ट्रियों से ले रहे हैं, गाय हमारे लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री की तरह काम करती है। जो भी आप उसे फूड दे रहे हैं और वो गोबर की फॉर्म में जो आपको दे रही है वो खेतों के लिए अमृत है। उसमें जिस तरह से करोड़ों बैक्टीरिया वायरस हैं जो आपके मित्र कीट हैं और उनकी संख्या को जो बढ़ाते हैं। अभी लेटेस्ट जो स्टडीज बोल रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कम करने में भी ये हमारी जो नेचुरल खेती है इसका अहम भूमिका होने वाली है। आज जिस तरह से वर्ल्ड फोरम पे हम देखें, हमारे कमिटमेंट है कि हम धरती के तापमान को 2 डिग्री से कम करें। तो मैं समझता हूँ ये सारा का सारा एक इंटीग्रेटेड एफर्ट्स है। बिल्कुल, तो यानी कि अगर स्वस्थ जीवन चाहिए है, अगर देश को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है या ऐसे रासायनिक तत्वों से बचाना है, तो हमें अब जैविक खेती की ओर यानी कि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा। समय सीमा के चलते चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सपना देखा है स्वस्थ मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश स्वस्थ तभी होगा जब लोगों का खान पान स्वस्थ होगा, यानी कि शुद्ध होगा, और शुद्ध खान पान के लिए प्राकृतिक खेती की ओर वापस लौटना पड़ेगा, जो हमारी पुरानी पद्धति थी। जब लोग प्राकृतिक खेती करते थे तो उनको शुद्ध आहार मिलता था, और शुद्ध आहार के बूते जो लोगों की दिनचर्या थी वो बड़ी अच्छी हुआ करती थी, उनकी जीवन जीने की शैली बड़ी अच्छी हुआ करती थी, और उनका जीवन भी बड़ा लंबा और स्वस्थ निरोगी हुआ करता था। और इसी ओर अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्यान दिया है, और वे अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाने के प्रयास में जुट गए हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।